ट्वेल्थ के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज नेक्स्ट चैप्टर अगला चैप्टर की बात करते हैं, आगम की अवधारणाएं। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यूज। रेवेन्यू से मतलब समझते होंगे आप। रेवेन्यू का मतलब है आय, इनकम, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। अर्थशास्त्र में रेवेन्यू से अभिप्राय क्या लगाते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। आगम का अभिप्राय क्या है? उस विक्रय राशि से है जिसे फर्म अपना उत्पादन बेचकर प्राप्त करती है। सीधा सीधा है, फर्म जो अपना उत्पादन को बेचकर जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त कर रही है वही उस फर्म के लिए आगम होगा, या जिसको हम रेवेन्यू कह सकते हैं। इस संबंध में दूले के अनुसार दूले जी ने परिभाषा दी कि एक फर्म का आगम उसकी बिक्री, प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां हैं। यानी कि जो उसकी एक फर्म का आगम उसकी बिक्री, यानी कि जो उसने जिस वस्तु का उत्पादन करा है उसकी बिक्री होने से या प्राप्ति होने से उससे मौद्रिक रूप में कुछ जो प्राप्त हो रहा है उन वस्तुओं को बेचने के उपरांत, तो वस्तु की बिक्री करने से जो मौद्रिक प्राप्तियां हो रही हैं उनको हम आगम या रेवेन्यू कह सकते हैं। तो साथ में सीधा सा मतलब है, अगर किसी फर्म अपनी कोई वस्तुएं जो उत्पादित वस्तुओं को बेच रही है उससे जो सो मौद्रिक आय हो रही है उसको हम कहते हैं आगम या रेवेन्यू। बात करते हैं आगम की अवधारणाएं, यानी कि आगम की कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, आगम की धारणाएं क्या हैं। तो हम 3 धारणाओं में बात करते हैं। इसमें एक है कुल आगम, यानी कि टोटल रेवेन्यू हमें जो प्राप्त होता है, सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू और औसत रेवेन्यू, यानी कि एवरेज रेवेन्यू। कुल आगम का मतलब है, टोटल रेवेन्यू का मतलब है P इंटू Q, यानी कि जितना प्रोडक्शन हुआ है और इंटू Q का मतलब है जिस वस्तु का जितनी क्वांटिटी हुई है और उसका प्राइस जो था। P का मतलब है प्राइज, जो वस्तु का प्राइज है, यानी कि जो लागत हमने निश्चित करी है बेचने की, जो लागत बेचने का जो प्राइस निश्चित करा उस वस्तु का, इंटू Q, जितनी क्वांटिटी बेची गई है वो हमको कहलाएगी Q। तो अगर इन दोनों का गुणा कर दें तो हमारे पास TR यानी कि टोटल रेवेन्यू निकल आएगा। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, TR बराबर होता है सिग्मा MR, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का मार्जिनल जो रेवेन्यू होगा उसका जो टोटल होगा, उसका जो योग होगा वो कहलाएगा, उसको भी हम TR कह सकते हैं। अब बात करते हैं सीमांत आगम की, मार्जिनल रेवेन्यू। दूसरी अवधारणा है सीमांत आगम की, मार्जिनल रेवेन्यू की। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है MR, यानी कि TR अपॉन Q। इसका मतलब है प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से जो बढ़ रहा है, प्रत्येक इकाई से जो कुल आगम में बढ़ोतरी हो रही है उसको कहते हैं हम सीमांत आगम। तो यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा टोटल रेवेन्यू जो है, अगर उसमें हमने Q का भाग यानी क्वांटिटी का भाग, जो टोटल रेवेन्यू हमारे यहाँ पर निकल कर आया है, अगर हम उसमें Q यानी जितनी क्वांटिटी हमने उत्पादन किया है उसका अगर हम भाग कर दें तो हमारे पास सीमांत आगम प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद तीसरी बात करते हैं औसत आगम की, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब है औसत आगम, हमें यानी कि एक वस्तु में औसत कितना आगम प्राप्त हुआ। तो एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा, यानी कि जो टोटल आर है, यानी टोटल TR, यानी कि कुल टोटल आगम जो है, अगर उसमें हमने उत्पादित जो हमारी क्वांटिटी थी, यानी कि जितनी क्वांटिटी हमने बेची थी, यहाँ ध्यान रखना है बेचने से, जितनी भी हमने क्वांटिटी बेची है और उससे जितनी हमें आय प्राप्त हुई है उसमें अगर हम भाग कर दें, मान लो जैसे कि 500, जैसे 10 रुपये में कोई इकाई बेचता है और कुल 50 इकाइयाँ बेचता है, तो इस स्थिति में टोटल आगम जो होगा वो होगा 5,000 रुपये। 10 इंटू 500 यानी कि 5,000 रुपये। ठीक है, यही। और औसत उपकामन क्या निकल के आएगा, अगर हम TR में यानी कि 5, जो टोटल रेवेन्यू हमारा 5,000, उसमें क्वांटिटी कितनी बेची थी हमने 5, तो हमारा एवरेज वैल्यू भी वही निकल के आएगा जो TR यानी कुल आगम निकल के आएगा। कुल आगम के बारे में एक और समझ लेते हैं। कुल आगम किसी फर्म का कुल आगम वस्तु की एक इकाई कीमत
तथा कुल विक्रय की गई इकाइयों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि कुल जो आगम वस्तु की जो है एक इकाई की कीमत जो है, एक इकाई की जो कीमत हमने निर्धारित करी है तथा कुल बिक्री की गई जो इकाई हैं उनका टोटल उनका गुणा करने से हमें वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी, गुणनफल प्राप्त हो। या कुल आगम को हम शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं, कुल आगम बराबर होता है कुल बिक्री से प्राप्त राशि। यानी कि कुल आगम का मतलब होता है कुल बिक्री से प्राप्त राशि। और ये कैसे प्राप्त होगी? जितनी भी हमने इकाइयाँ बेची हैं उतनी इकाइयों का गुणा कर देंगे उसके मूल्य से। जो प्राइस हमने निश्चित करा है उस इकाई के मूल्य से, जो प्रति इकाई मूल्य निश्चित करा है उसका अगर हम जो जितनी इकाइयाँ बिक्री गई हैं अगर उसका गुणा कर दें तो हमारे पास कुल आगम या कुल बिक्री से प्राप्त राशि प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं सीमांत आगम क्या चीज़ होती है। तो उत्पादक फर्म को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आगम प्राप्त होता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। इस प्रकार सीमांत आगम से अभिप्राय है कि वस्तु की अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन से कुल आगम में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? सीमांत आगम। यदि कोई एक अतिरिक्त इकाई बेची जाए और उससे जो फर्क पड़े किस पर? कुल आगम पर, तो वो कहलाएगा सीमांत आगम, उसे कहेंगे हम सीमांत आगम। ठीक है, तो यानी कि सीमांत आगम को हम किस तरह कह सकते हैं? सीमांत आगम कुल आगम में परिवर्तन की दर को बताता है। यानी कि उसमें किस दर से परिवर्तन हो रहा है कुल आगम में उस इकाई से किस तरह से कितना परिवर्तन हो रहा है ये हमें सीमांत आगम बता देगा। इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगा जितना टोटल रेवेन्यू में जितना फ़र्क हुआ है और टोटल क्वांटिटी में बेचने की क्वांटिटी में फ़र्क हुआ है वो अगर हम उसमें उसका भाग दे दें। यानी कि मान लीजिए एक इकाई को बेचने से 25 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है टोटल आगम में, तो टोटल आगम में 25 रुपये बटे एक इकाई, तो यहाँ एक अगर हम निकालेंगे तो 25 उसका MR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू निकल आएगा। औसत आगम क्या चीज़ होती है? औसत आगम से अभिप्राय है उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आगम। यानी कि एक इकाई से होने वाला जो आगम प्राप्त हो रहा है, हमें रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, उसको हम औसत आगम कह सकते हैं। इस प्रकार कुल आगम को बिक्री की गई इकाइयों की संख्या से भाग देने पर औसत आगम प्राप्त हो जाएगा। यानी कि कुल आगम जो हमें प्राप्त हुआ, कुल राशि जो प्राप्त हुई है बिक्री करने से, वो बिक्री की गई इकाइयों, अगर उसमें हमने जितनी इकाइयाँ बिक्री की हैं उसका भाग दे दें तो हमारे पास औसत आगम प्राप्त हो जाएगी। औसत आगम और टोटल रेवेन्यू एक ही चीज़ कह सकते हैं हम। ठीक है, यही बात और समझते हैं थोड़ा सा। औसत आगम से अभिप्राय है उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला इस आगम। इस प्रकार कुल आगम यानी कि टोटल रेवेन्यू को अगर बिक्री की कई इकाइयों से भाग दे दिया जाए तो औसत आगम हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो टोटल और रेवेन्यू हमने कैसे प्राप्त किया था? प्राइस इंटू जितना जो वस्तु की प्राइस है उसका गुणा किया था, किस में हमने किया था? उस जितनी इकाइयाँ हमने बेची हैं, तो हमने क्या प्राप्त कर लिया? TR। तो लेकिन हमें औसत आगम कैसे प्राप्त होगा? एवरेज रेवेन्यू कैसे प्राप्त होगा? जो हमने टोटल रेवेन्यू प्राप्त किया है अगर उसमें हम क्वांटिटी भाग देते हैं, जितनी कुल इकाइयाँ बेची गई हैं, अगर कुल आगम में अगर हम बिक्री की गई कुल इकाइयाँ भाग करते हैं तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू निकल आएगा। अब बात, औसत आगम सदैव वस्तु की प्रति इकाई को व्यक्त करता है। यानी औसत आगम हमें क्या बताएगा? वस्तु की प्रति इकाई की कीमत क्या है, या ठीक है, यानी कि प्रति इकाई की कीमत कितना। मान लो 5000 आगम हमें कुछ प्राप्त हुआ राशि है और हमने 500 इकाइयाँ बेची, तो 500 का अगर हम 5000 में अगर 500 रुपये का भाग कर दें, यानी कि कुल का आगम कितना था हमारा? 500, और बिक्री की गई कितनी है हमारे यहाँ? 500। कुल का आगम था हमारा 5000 और बिक्री की गई इकाइयाँ कितनी थी? 500। तो ऐसी स्थिति में हमें प्रति इकाई का आगम प्राप्त हो जाएगा, प्रति इकाई की प्राइस प्राप्त हो जाएगी। वही बात यहाँ, तो औसत आगम के द्वारा हम क्या याद कर सकते हैं? वस्तु की प्रति इकाई कीमत समझा देगा। इसी के बाद एक और बात समझते हैं, थोड़ा सा कुछ
इस संबंध में कुछ परिभाषाएं दी हैं, उनको समझ लीजिए तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। कुल आगम डूले के अनुसार, डूले ने इस कुल आगम के बारे में क्या कहा? कुल आगम एक फर्म द्वारा प्राप्त सब बिक्री राशि प्राप्तियों का आगम का जोड़ है। कुल आगम क्या है? एक फर्म द्वारा प्राप्त सभी तरह की बिक्री राशि जो जिसकी प्राप्तियां और जो प्राप्तियां हमें हुई हैं उस आगम या आगमों का सारी तरह की जिस तरह की हमें प्राप्तियां हुई हैं, जिस तरह से हमें मौद्रिक प्राप्तियां हुई हैं, उन सबों का जोड़ को हम कुल आगम कह सकते हैं। कुल आगम के बारे में डूले ने ये कहा। सीमांत आगम के बारे में फर्गुसन ने क्या कहा है वो देखिए। फर्गुसन कहते हैं एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है उसे हम सीमांत आगम कहा जाता है। मान लो एक इकाई को अगर कम बेची जाए या ज़्यादा बेची जाए तो उससे आगम में जो फ़र्क पड़ेगा और वही हमारा क्या कहलाएगा? सीमांत आगम। मान लो 500 रुपये की 500 रुपये हमने कुल आगम में बेचा और अगर एक इकाई ज़्यादा बेचते हैं तो वो 525 रुपये हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सीमांत आगम होगा 25 रुपये का, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ? 25 रुपये का फ़र्क आया एक इकाई के बेचने से। तो एक इकाई के बेचने से हम ये सीमांत आगम प्राप्त कर सकते हैं 25/1। ठीक है। तो जितना परिवर्तन आया है उसमें जितनी इकाइयों का परिवर्तन आया है वो उसका भाग कर देंगे। अब बात करते हैं औसत आगम। इस संबंध में मैक्डोनल्ड ने क्या कहा है समझिए। किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाला प्रति इकाई आगम औसत आगम कहलाता है। किसी वस्तु की बिक्री से यानी कोई वस्तु बिक्री गई और उससे जो प्राप्त होने वाला प्रति इकाई यानी एक इकाई पर कितनी पैसे प्राप्त हो रहे हैं हमें। मान लो जैसे 5,000 रुपये का कुल माल बेचा, उसमें 500 इकाइयाँ हमने बेची, इसका मतलब हमें एक इकाई पर 10 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। यही कहलाता है औसत आगम। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा इसमें एक बात और आती है कि औसत आगम वक्र को हम मांग वक्र कहते हैं। ये क्यों कहते हैं ये समझ लेते हैं। औसत आगम वक्र मांग वक्र क्यों है? वाई डज एवरेज रेवेन्यू कर्व बिकम डिमांड कर्व? क्यों ये डिमांड कर्व कहलाती है इसका समझते हैं इसको। अथवा औसत आगम प्रति इकाई कीमत है, यानी औसत आगम जो है वो प्रति इकाई की कीमत है। क्यों ऐसा क्यों है तो हम इसको समझते हैं। देखिए औसत आगम यानी एवरेज रेवेन्यू से अभिप्राय वस्तु की बिक्री से विक्रेता को प्राप्ति इकाई आय से है। दूसरी ओर कीमत से आशय क्रेता द्वारा वस्तु के खरीदने पर किया गया प्रति इकाई भुगतान से है। चूँकि विक्रेता को वही प्राप्त हो जाता है जो क्रेता भुगतान करता है, अतः प्रति इकाई आगम और प्रति इकाई कीमत एक ही बात है। यही कारण है कि औसत आगम एवरेज रेवेन्यू वक्र और फर्म की वस्तु का मांग वक्र भी एक ही होता है। यानी कि जितनी वस्तु की मांग की गई होगी, वस्तु की मांग करेगा तो निश्चित तौर पर उसको खरीदेगा, जब मांग करेगा तो खरीदेगा तो उसका पेमेंट करेगा। तो यही चीज़ कहलाता है औसत आगम प्रति इकाई की कीमत है। यानी कि वही उसकी कीमत चुक रही है तभी तो वो उसको अब जब किसी वस्तु की वो मांग कर रहा है तो क्या होगा? उस वस्तु को खरीदेगा। उस वस्तु को खरीदने के लिए वो उस पैसे खर्च करेगा। जब पैसे खर्च करेगा तो वो कहाँ पर फुटकर से कहाँ पर पहुँचेगा? जो उत्पादन कर रहा है उसके पास पैसा वो पहुँचेगा। तो इसका मतलब सीधा है, यानी कि वो पूरी तरह से औसत आगम जो वक्र होता है वो वस्तु की मांग पर आधारित, यानी बिल्कुल जैसे मांग की गई है। जो एक तो मांग की गई, एक मांग तो की कि मैं चाहने से भाई अगर किसी वस्तु को मैं चाहूँ तो वो मांग नहीं कहलाएगी। जब तक वो उसको खरीद ना ले तब तक वो उसके लिए मांग नहीं कहलाएगी। यानी कि वो अगर वो वस्तु की मांग तो कर रहा है लेकिन पैसा खर्च करना नहीं चाह रहा है तो ऐसी स्थिति में वो मांग नहीं होगी। वो मांग तभी बनेगी जब वो उसको खरीद लेगा। तो यही चीज़ हम औसत में कह रहे हैं कि औसत आगम में क्या होगा कि एक प्रति इकाई उसको हमें लागत पता होगी, प्रति इकाई हमें कीमत पता होगी, तो वही औसत। इसीलिए औसत आगम AR को हम वक्र को वस्तु की मांग वक्र भी कह सकते हैं। उपयोग से क्या स्पष्ट होता है कि औसत आगम AR और कीमत प्राइस एक है, यानी कीमत जो प्राइस वो पेड कर रहा है प्रति इकाई का वही, और औसत आगम में भी हमें वही चीज़ निकल के आएगी।
औसत आगम में भी हम क्या निकाल रहे हैं कि प्रति इकाई लागत, प्रति इकाई कीमत क्या आ रही है, और वही कीमत यानी प्राइस भी वही है, तो वही तो चीज़ प्राइस है। तो इसलिए सीधी सी बात है, औसत आगम AR की और कीमत एक ही है, अर्थात औसत आगम को ही कीमत कहते हैं। औसत आगम रेखा ही मांग रेखा, क्योंकि इसीलिए जब औसत आगम रेखा वही मांग रेखा भी होगी, क्योंकि वही उतने की तो मांग की गई है जितना आपने प्राप्त किया, यानी एक वस्तु के लिए जितना पैसा प्राप्त हुआ है उतना ही वो उस खरीदने वाले ने खर्च किया हुआ, तो यही इसीलिए औसत आगम रेखा ही मांग रेखा कह सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि MR कब शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकती है। व्हेन कैन MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 0 हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता की बाजार दशाओं में सीमंत आगम MR शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है, किंतु पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में यह स्थितियां संभव नहीं हैं, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत स्थिर होती है तथा AR और MR बराबर होते हैं, यानी कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू बराबर होते हैं वहाँ पर, यानी कि किसी वस्तु के बिकने या एक अतिरिक्त इकाई बिकने से या एक अतिरिक्त इकाई कम बिकने से वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं होता है, वस्तु के रेट पर कोई फ़र्क नहीं आता है, तो इसलिए AR और MR बराबर होते हैं। AR कभी शून्य नहीं हो सकता, जिसके कारण पूर्ण प्रतियोगिता में MR कभी शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि एवरेज रेट कभी भी शून्य नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर किसी वस्तु का प्राइस पर पीस का प्राइस, पर इकाई का प्राइस निश्चित होगा, इसीलिए AR कभी शून्य नहीं होता था। जब वो शून्य नहीं हो सकता, पूर्ण प्रतियोगिता में MR भी कभी शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकता। एकाधिकार तथा एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार दशाओं में क्या हुआ, कीमत कम होने की दशा में MR शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता की बाजार अगर ऐसे बाजार हैं तो ऐसी स्थिति में कीमत कम होने की दशा में MR यानी मार्जिन रेवेन्यू शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। जब MR घटता है तब प्रति इकाई की बिक्री से प्राप्त TR पहले से कम वृद्धि होती है, अर्थात TR से घटती दर होती है, यानी TR में जो होगी वो टोटल रेवेन्यू जो होगी घटती दर से वृद्धि होगी। ये अब बात करते हैं एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता के। एकाधिकार से मतलब है जहां उस फर्म का एक अधिकार, यानी कि वही उसी फर्म का ही वस्तु बिकती हुई हो, कोई अन्य कोई फर्म इस फील्ड में हो ही ना। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर वो रेट भी बढ़ाती है तब भी ये तो होगा, जब अगर वो रेट बढ़ाएगी तो क्या होगा, हो सकता है उसकी मांग कम हो जाए। पहले जहाँ 4 वस्तु खरीद रहा था, अब लेकिन रेट बढ़ गए तो हो सकता है उसकी वो कम वस्तुएं खरीदने लगे, तो ऐसी स्थिति हो सकती है कब की, एक अधिकारी की स्थिति, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और रेट बढ़ चुके हैं। और उसके बाद ये तो एक अधिकार है, यानी कि उस वस्तु को बनाती केवल वही कंपनी है, तो ऐसी स्थिति में वो किसी और दूसरी कंपनी खरीद नहीं सकता है, तो निश्चित तौर पर वो उसकी अब लेकिन क्या करेगा, क्योंकि उसे अपना खर्चा तो नहीं बढ़ा सकता तो ऐसी स्थिति में वो 3 की जगह 4 की जगह, अब कब 4 खरीदा था अब 3 खरीदने लगेगा। ऐसी स्थिति को हम एक अधिकार की स्थिति कह सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।